हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि SST के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये ऑनलाइन वाले पेपर हैं, ऑफलाइन वाले पेपर मैंने जनवरी 2021 तक के सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद 2 पेपर ऑफलाइन वाले और बचते हैं, उनको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। अभी मैं ऑनलाइन वाले पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं? पहला विकल्प है हल्लूर, दूसरा विकल्प है चिरांद, तीसरा विकल्प है मेहरगढ़ और चौथा विकल्प है बुर्जहोम। तो प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ में। तीसरा विकल्प इसमें सही है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसी स्थान पर दक्षिण एशिया में सबसे पुराने कृषक समुदायों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने का सबसे पहला साक्ष्य इसी स्थल पर मिला हुआ है। इसी स्थल से मवेशी, भेड़, बकरियों सहित पालतू जानवरों के भी साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही गेहूं और जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, मेहरगढ़। अब ये लिखा है हल्लूर, चिरांद और बुर्जहोम, ये कहाँ पर हैं? इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो हल्लूर भारत के कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद है मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ से पुरापाषाण और मध्य पाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है, और यहाँ से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इन सब के बारे में भी जानना आवश्यक है। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कॉलमों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए मिलान करना है इसमें। नाइजल वोर्डन, इन्हें मिलाएंगे तीसरे से। द चेन्स दैट वाइंड अस ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप, तीसरे से इन्हें मिलाएंगे। उसके बाद KS सिंह, इन्हें चौथे से मिलाएंगे। बिरसा मुंडा एवं हेंज मूवमेंट। उसके बाद C नंबर पर हैं कोहेन, क्लार्क एवं हासवेल, इन्हें मिलाएंगे पहले से। द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इन्हें पहले से मिलाएंगे, और D को मिला देंगे दूसरे से। सॉन्ग ऑफ द मैकल। तो इस क्रम में चौथा विकल्प इसमें सही होगा। A का तीसरा, B का चौथा, C का पहला और D का दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की? पहला विकल्प है माइकल फैराडे, दूसरा विकल्प है चार्ल्स वेल्ड, तीसरा विकल्प है नेथेनियल हॉलहेड, और चौथा विकल्प है रिचर्ड वेस्टमाकोट। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, चार्ल्स वेल्ड। तो चार्ल्स वेल्ड एक अमेरिकी भूवैज्ञानी थे, जिन्होंने लौह अयस्क भंडार की खोज में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हस्तविहित की सही व्याख्या है? पहला विकल्प है एक केंद्रीय कक्ष 7 कमरों से घिरा हुआ, दूसरा विकल्प है एक केंद्रीय कक्ष 6 कमरों से घिरा हुआ, तीसरा विकल्प है एक केंद्रीय कक्ष 10 कमरों से घिरा हुआ, और चौथा विकल्प है एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ। तो जो ये शब्द लिखा हुआ है हस्तविहित, ये शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ है 8 स्वर्ग। और यह वास्तुकला की एक शैली है जो मुगल काल के दौरान लोकप्रिय हुई थी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, एक केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों से घिरा हुआ।
तभी इसे 8 स्वर्ग कहते हैं। हस्त वेस्त का अर्थ होता है 8 स्वर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कालक्रमानुसार व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? पहला विकल्प है कोरिया, जापान, कंबोडिया। दूसरा है वियतनाम, चीन, जापान। तीसरा है चीन, कोरिया, जापान। और चौथा है चीन, जापान, कोरिया। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा, चीन, कोरिया, जापान। क्योंकि भारत से चीन ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो पहला शुरुआती देशों में तो चीन ही था पहला, उसके बाद कोरिया, फिर जापान। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। कथन ए में लिखा है, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हॉलहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे। कारण लिखा है, वे प्राच्यवादी थे। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि मिलान करना है। पल्लिच चंदम, इसे मिलाएंगे जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। साला भोग, इसे मिलाएंगे किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, इसे मिलाएंगे मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और वेल्लन वगाई, इसे मिलाएंगे गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो ए का तो पहला ही है, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। इनको याद रखिएगा, इन भूमि के नामों को, क्योंकि ये कभी कभी प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं कि देवदान कौन सी भूमि होती थी, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। वेल्लन बगाई कौन सी भूमि होती थी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प है, एक खेत जिसे कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दिया जाता था। दूसरा है झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। तीसरा है भूमि की माप की इकाई। और चौथा है धातु को गलाने के दौरान बचा हुआ कचरा। तो मध्य भारत में बेवर से तात्पर्य था झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। दूसरा विकल्प इसमें सही है। ये जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। लिखा है एक खेत जिसे कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दिया जाता है, तो इसे परती भूमि कहते हैं। भूमि की माप की एक इकाई, इसे क्या कहते हैं? भूमि की माप के लिए विभिन्न इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो उसी किससे ये संबंधित है। धातु को गलाने के दौरान बचा हुआ कचरा, इसे स्लैग या अवशेष कहते हैं। और इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। बेवर से तात्पर्य है झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था? पहला विकल्प है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरा विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती। तीसरा है वीरेश लिंगम पंतुलु। और चौथा है राम मोहन राय। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था वीरेश लिंगम पंतुलु ने। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो वीरेश लिंगम पंतुलु एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1893 में मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। उन्होंने विधवाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया और उनके पुनर्विवाह की वकालत भी की थी। तीसरा विकल्प इसमें सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह कथन ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु
यानी एक जात एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर किसके द्वारा दिया गया? पहला विकल्प है श्री अरविंदो, दूसरा विकल्प है श्री नारायण गुरु, तीसरा विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा विकल्प है ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ये जो कथन है ये दिया है श्री नारायण गुरु ने, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो श्री नारायण गुरु भारत के केरल के एक समाज सुधारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए में लिखा है भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई। कारण लिखा है इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थीं और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। तो दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं कथन, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया? पहला विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर, दूसरा विकल्प है राजा रवि वर्मा, तीसरा विकल्प है नंदलाल बोस और चौथा विकल्प है मोहनदास। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा एक ऐसी शैली बनाने वाले पहले चित्रकारों में से एक थे जो आधुनिक और राष्ट्रीय दोनों थी, और ये अपनी अनूठी शैली के लिए जाने जाते थे। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कॉलमों का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कॉलम ए और कॉलम बी लिखे हुए हैं, तो चलिए मिलाते हैं इनको। अमृत बाजार पत्रिका, इसे मिलाएंगे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष यानी चौथे से। इंडियन मिरर, इसे मिलाएंगे तीसरे से देवेंद्र नाथ टैगोर। मिरात उल अखबार, इसे मिलाएंगे दूसरे से राजा राम मोहन राय, और सुधारक इसे मिला देंगे पहले से गोपाल गणेश अगरकर। तो इस क्रम में ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अमृत बाजार पत्रिका ये बंगाली समाचार पत्र था, इसके बारे में ये याद रखिए। इंडियन मिरर ये अंग्रेजी अखबार था, और मिरात उल अखबार ये फारसी समाचार पत्र था, और सुधारक ये मराठी समाचार पत्र था। तो इन सब के बारे में ये बातें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इनको सही क्रम में लगाना है, तो चलिए लगा लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना ये पहले पे आएगा, उसके बाद पहला आम चुनाव ये दूसरे पे आएगा। भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन ये आएगा तीसरे पे, और ए आएगा चौथे पे, यानी कि CDBA दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। इनके सन भी आपको याद रखना है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। पहला आम चुनाव 1951-52 में। उसके बाद भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में, और बांडुंग में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन ये 1955 में। तो ये भी याद रखिएगा, और इनके सन के क्रम से ही इन्हें लगाना था, इसलिए दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कथन ए और बी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं? यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं इससे होकर
गुजरती हैं। तो जो बी में लिखा है इसी से आपको पता चल जाएगा, कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं और यह चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। चौथा विकल्प इसमें सही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। कारण लिखा है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो दोनों ही कथन एकदम सही लिखे हुए हैं और कारण कथन की सही व्याख्या ही भी कर रहा है, क्योंकि अधिकेंद्र से जैसे ही दूरी बढ़ती है भूकंप की तीव्रता में धीरे धीरे कमी होती जाती है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं। भूकंप मापी किसे कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापी। भूकंप मापी का नाम है सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने का ये यंत्र है। इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। ये घास स्थल हैं, ये इनकी अवस्थिति इस तरफ दी गई है और मिलान करना है कि कौन सा घास स्थल किस क्षेत्र में है। तो कंपोस ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में। इसे चौथे से मिला देंगे। पैम्पास ये कहाँ पर है? ये हैं अर्जेंटीना में। इसे तीसरे से मिला देंगे। डान ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। इन्हें पहले से मिला देंगे। और लानोस ये हैं वेनेजुएला में। तो इस क्रम में ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि पहला विकल्प ही सही है। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन 2 स्थानों को जोड़ता है? पहला विकल्प है मॉस्को और व्लादिवोस्टोक। दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। तीसरा है मॉस्को और सोवेत्स्काया। और चौथा विकल्प है सेंट पीटर्सबर्ग और सोवेत्स्काया। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र है जो जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक को। दूसरा विकल्प इसमें सही है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे है और यह 11,263 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर चलती है। अगला प्रश्न है, जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता। दूसरा है, अलवण जल का केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध है। कथन सी में लिखा है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें लिखा है पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। गलत है। अलवण जल का केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध है। ये भी गलत है, क्योंकि 2.7 में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि यह ग्लेशियरों, बर्फ की चोटियों और भूमिगत जल स्रोतों में संग्रहित है। तो ये भी गलत है। तीसरा सिर्फ सही है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। तो केवल सी ही इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? पहला है बादलों से मुक्त होना।
दूसरा है मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, तीसरा है विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त होना। तो समताप मंडल बादलों से मुक्त है और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आदर्श परत है। ए और बी इसमें सही हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत भी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन से कथन सही हैं? ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। दूसरा है, ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तीसरा है, यहाँ अल्प शुष्क मौसम होता है। और चौथा है, ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियाँ झाड़ते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में सही कथन पूछे गए हैं। तो ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, ये सही है। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, ये भी सही है। ए और बी इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब ये दोनों क्यों गलत हैं? यहाँ लिखा है यहाँ अल्प शुष्क मौसम होता है, तो अल्प शुष्क मौसम यहाँ नहीं होता, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियाँ झाड़ते हैं, तो ये अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। सी और डी इसमें गलत हैं, ए और बी ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं? पहला है रोजगार की तलाश में, दूसरा है शिक्षा की तलाश में, तीसरा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में और चौथा है बेहतर आवास की तलाश में। तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में। ए बी सी इसमें सही हैं। बेहतर आवास की तलाश में, आवास तो अपना ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों में ही मिलती हैं, इसीलिए ए बी सी इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए में लिखा है, औद्योगिकरण अक्सर नगरों एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देता है। कारण लिखा है, उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो औद्योगिकरण अक्सर नगरों एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देता है। ए इसमें कथन सही लिखा हुआ है। कारण क्या है? उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। अगला प्रश्न है, मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि। पहला विकल्प है, इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। दूसरा है, इससे भूमि अपरदन को कम करने में मदद मिलती है। तीसरा है, इससे किसानों को खेतों में चलना आसान होता है। और चौथा है, इससे खरपतवार की वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है। तो मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो मृदा की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। आच्छादन के लिए प्रयुक्त सामग्री को मल्च कहा जाता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र उदाहरण है। पहला विकल्प है राज्य संचार माध्यम का, दूसरा है स्थानीय संचार माध्यम का, तीसरा है राष्ट्रीय संचार माध्यम का और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम का। तो खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र उदाहरण है स्थानीय संचार माध्यम का। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समाचारों को
शामिल करता है? दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता है। फिल करना है यहाँ पर के संदर्भ में। पहला विकल्प है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर, दूसरा है धार्मिक संस्थाओं को दी गई स्वायत्तता, तीसरा है धार्मिक संस्थाओं की मान्यता और चौथा है अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर के संदर्भ में। पहला विकल्प इसमें सही है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की सख्त मनाही है, जबकि भारत में सरकार के पास धार्मिक संस्थाओं को विनियमित करने की शक्ति है। इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। बी में लिखा हुआ है, हर व्यक्ति अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसे दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुफ्त में मिले। तो इसमें ए तो सही है, लेकिन बी गलत है कि हर व्यक्ति अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसे दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुफ्त में मिले। तो मुफ्त में पानी देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। सिर्फ ए सही है और बी इसमें गलत है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। लिखा है, 1980 के शुरुआती वर्षों तक पर्यावरण एक मुफ्त चीज माना जाता था तथा किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए। तो इसमें ए तो सही लिखा हुआ है, लेकिन बी में लिखा हुआ है कि गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए। तो ये गलत लिखा हुआ है। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने एक छोटी सी राशि मुआवजे के रूप में भुगतान की थी और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए थे। ए सही है, बी गलत है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सुल्तानाज ड्रीम्स की लेखिका कौन है? यानी सुल्ताना का स्वप्न। पहला विकल्प है पंडिता रमाबाई, दूसरा विकल्प है उमा चक्रवर्ती, तीसरा विकल्प है रुकैया सखावत हुसैन और चौथा विकल्प है इस्मत चुगताई। तो सुल्तानाज ड्रीम्स की लेखिका हैं रुकैया सखावत हुसैन। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो सुल्तानाज ड्रीम्स एक नारीवादी यूटोपियन उपन्यास है जो रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखा गया है और इसे 1905 में द इंडियन लेडीज मैगजीन द्वारा प्रकाशित भी किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। रूढ़िवादिता क्या है? एक मान्यता के विशेष समूह के लोगों के पास कुछ अचर लक्षण होते ही हैं, यानी कि पहले को मिलाएंगे बी से। भेदभाव क्या है? जब लोगों के साथ समानतापूर्वक या सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता, इसे मिलाएंगे सी से। उल्लंघन पहले से जब कोई बल, तो इस क्रम में तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकता है?
पहला विकल्प है मौलिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार, तीसरा है नागरिक अधिकार और चौथा है राजनीतिक अधिकार। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं। पहला है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, दूसरा है बुजुर्गों की देखभाल करना, तीसरा है हर आम चुनाव में वोट देना और चौथा है अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना। तो मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आता है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना ए, और अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना ए और डी, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिक को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थितियों या अन्य प्रकार की क्षमताओं के कारण अपना वकील रखने में असमर्थ हैं। पहला विकल्प है अनुच्छेद 22, दूसरा है अनुच्छेद 39A, तीसरा है अनुच्छेद 21A और चौथा है अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, अनुच्छेद 39A। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A भारत के सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। अब ये जो अनुच्छेद और लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। अनुच्छेद 22 इसका संबंध है गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A इसका संबंध है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, यानी मुफ्त शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 17। तो साथ में आपको ये अनुच्छेद भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति, पहला विकल्प है, को विभिन्न समुदायों से सुरक्षित रखा जा सके, दूसरा है पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व ना जमाया जाए, तीसरा है बहुसंख्यक समुदायों की संस्कृति के समान हो और चौथा है दूसरों द्वारा विधिवत मान्य हो। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, संस्कृति पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व ना जमाया जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया? पहला विकल्प है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, दूसरा है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तीसरा है पुरातन, मध्य युग और आधुनिक युग और चौथा है आरंभिक युग, मध्य युग और आधुनिक युग। तो जेम्स मिल ने भारत का जो विभाजन किया था वह हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भागों में किया था। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो एसएसटी के जो भी क्वेश्चन थे इस पेपर में उनको सॉल्व करवा दिया है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।